नमस्कार मित्रों, 2025 जा रहा है और हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं हैदराबाद की एक प्रतिभाशाली कवयित्री, कहानीकार, भाषाविद, अध्यापिका, शिक्षिका, लेखिका डॉक्टर रक्षा मेहता को। बाकी बातें होती रहेंगी। रक्षा जी सीधे कविता सुनते हैं आपसे। जी, सबसे पहले मैं एक कविता सुनाऊंगी जो मैंने 25 साल पहले लिखी थी आज से। तो तब मैं थोड़ी छोटी रही थी। अच्छा, 25 साल पहले तो हाँ, वैसे छोटी तो आप अब भी हैं। तो इस कविता में मुझे राष्ट्रीय स्तर का नहीं, मैं वैसे आपका जन्म वर्ष नहीं पूछूंगा। आप पूछ सकते हैं, आप तो मेरे पिता समान हैं। आप पूछ सकते हैं। जी बेटा। तो ये कविता मैंने 25 वर्ष पूर्व लिखी थी और इस कविता पर मुझे राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिला था। उस समय आप क्या कर रही थी? उस समय मैं बीए प्रथम वर्ष में थी। कहाँ से? जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्नातिका हैं आप तो। जी। कविता का शीर्षक है हिंदी हिंदुस्तान की। हाँ। चारों ओर हिंदी के नारे, हिंदी बोलो, हिंदी बोलो, देश का सम्मान बढ़ाओ, हिंदी बोलो, मातृभूमि की शान बढ़ाओ, हिंदी बोलो। बस इन चंद नारों में ही, बस इन चंद नारों में ही डूब गया है हिंदुस्तान। अंग्रेजी में लिपटे इंसान कहते हैं मेरा भारत है महान। विद्यालय हो या हो कार्यालय, विद्यालय हो या हो कार्यालय, सर्वत्र राजभाषा की यही पहचान। अंग्रेजी शब्दों के अभाव में फीकी पड़ती हिंदी की शान। अच्छा व्यंग्य। हिंदी भाषा में, भारतवासी हिंदी भाषा में लज्जा काहे अनुभव करते, सभा सोसाइटी में हिंदी का प्रयोग करने से हैं डरते, शुद्ध हिंदी को भविष्य बनाने से हैं सब कतराते, छुटपुट अंग्रेजी का पालन कर खुद को ही है भरमाते। हिंदी के प्रति प्रेम देखकर, हिंदी के प्रति प्रेम देखकर आप भी रह जाएंगे दंग। मिलकर अंग्रेजी में कहते हैं आई लव माई मदर टंग। वाह 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 वाह। अंग्रेजों ने तो छीनना चाहा था हमसे हिंदुस्तान ही, हमने हिंदी को भुलाकर बेच दिया ईमान ही। हिंदी की जननी अब संस्कृत न होकर अंग्रेजी ही प्रतीत होती है। पद पाया पर ताज न पाया, पद पाया पर ताज न पाया, यही उक्ति सटीक होती है। अंग्रेजी का गुलाम बनना, अंग्रेजी का गुलाम बनना है बात बड़े अपमान की। प्रतिपल हमको याद दिलाती दया प्रेम बलिदान की। और नहीं कोई एकमात्र है हिंदी हिंदुस्तान की, हिंदी हिंदुस्तान की। वाह वाह, बहुत गहरा व्यंग्य और पीड़ा हर भारतीय भाषा प्रेमी की आपकी इस कविता में झलकती है। रक्षा, जब आप ये कविता लिख रही थी उस समय में 25 वर्ष पूर्व, हाँ, आपको अनुमान था या आपने तय कर लिया था कि आप हिंदी की अध्यापक बनेंगी? मैं तय किया था कि हिंदी की प्रोफेसर बनूंगी। हाँ, जिसके लिए मैंने पढ़ाई भी की, पीएचडी किया, नेट किया। हाँ। लेकिन फिर भाग्य मुझे इधर ले आया। तो प्रोफेसर हो या अध्यापक एक ही बात है। हाँ, अध्यापक तो अध्यापक है बेसिकली। जी। हाँ, तो अभी आप कहाँ हैं? अभी मैं आर्मी पब्लिक स्कूल गोलकोंडा में हिंदी विभागाध्यक्ष। यहाँ हैदराबाद में? जी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। किन कक्षाओं को पढ़ाती हैं? 8वीं, 9वीं और 10वीं। अच्छा, आर्मी पब्लिक स्कूल 10वीं तक है? 12वीं तक है। 12वीं तक है। 11वीं और 12वीं में हिंदी नहीं है। हाँ हाँ, अब देखिए ना, ये भी तो पीड़ा वाली बात ही है। अभी कल ही किसी से इसी संबंध में बात हो रही थी। असल में क्या है कि बहुत ही निकट है अब विश्व हिंदी दिवस। हाँ, और उसी संदर्भ में बात हो रही थी कि साहब विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस दुनिया भर में हिंदी को सम्मान, हिंदी का प्रचार, हिंदी की स्वीकृति की बात करना तो अपनी जगह है, लेकिन हम अपने यहाँ हिंदी के साथ क्या कर रहे हैं? हाँ, तो इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, थोड़ा सा इस बात पर एक हैदराबाद में कार्यरत अध्यापक के रूप में आप इस बिंदु पर थोड़ा सा कि यहाँ हिंदी की दशा
जो है वो ठीक है, आपके स्कूल में क्या दशा है और बाहर क्या दशा है, जैसा आप देखती हैं, वो जरा सा कुछ उस पर अपनी बात कहें। अभी तो ये स्थिति है हिंदी की, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा अंग्रेजी से आकृष्ट हैं, अंग्रेजी की तरफ उनका झुकाव है, तो हिंदी शब्दावली भी उनकी कमजोर है और वर्तनी भी उनकी कमजोर है। नहीं, आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं वो किस मातृभाषा वाले आते हैं? अलग अलग मातृभाषा के, पूरे भारत से बच्चे आते हाँ, हैं। वही मेरा कहने का अभिप्राय कश्मीर है। से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे हमारे पास रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन क्योंकि NRI? नहीं, NRI नहीं। अच्छा अच्छा जी, लेकिन हिंदी में थोड़े कमजोर ही रहते हैं वो लोग, और इसका कारण सिर्फ यही है कि बाकी सारे विषय अंग्रेजी में होते हैं, हिंदी में एक ही विषय होता है, हिंदी। अच्छा, जो मातृभाषी और ज्यादा कमजोर हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदी मातृभाषी है वो अगर यहाँ तमिल या तेलुगु वाला बच्चा है तो उसकी तुलना में ज्यादा लापरवाह होता है हिंदी के प्रति। जी बिल्कुल। और जो तमिल तेलुगु वाले लोग हैं वो कहते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है इसलिए हमारे बच्चे इसमें कमजोर हैं। तो मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि हिंदी जिनकी मातृभाषा है वो और भी कमजोर है। ये स्थिति है। तो नहीं, तो इसके लिए आप दोष किसे देंगी? दोष किसे दे सकते हैं इसमें? कहीं पॉलिसी ही दोषी है क्या? कह सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। जी, एक तो स्कूलों में आजकल यही कहा जाता है कि हिंदी में बात मत कीजिए, अंग्रेजी में बात कीजिए। हाँ जी जी जी। तो उससे हम अतिरिक्त महत्व जो है वो अंग्रेजी को देते हैं। तो बच्चों को लगता है शायद हिंदी इतनी काम की भाषा नहीं है, तो नहीं भी सीखेंगे तो चलेगा। लेकिन आप अपने अनुभव से क्या जानती हैं, मानती हैं हिंदी उतने काम की भाषा नहीं है? बहुत काम की भाषा, मैं तो हिंदी की रोटी खा रही हूँ। नहीं, वो मैं कल यही बात कर रहा था कि जो हिंदी को हिंदी विषय की तरह पढ़ने वाले लोग हैं, हम कहते हैं ना भाई जो है जॉब की समस्या, रोजगार, ये वो, लेकिन जो लोग दूसरे विषयों के हैं उन्हें उनके विषय ज्ञान से नौकरी मिलती है, हिंदी से या अंग्रेजी से थोड़ी मिलती है। जी बिल्कुल। हाँ, असल चीज ये है कि आपके पास संप्रेषण कौशल चाहिए जी। और संप्रेषण कौशल आज के समय में तो ये बड़ी ताकत है जी। उसकी उपेक्षा करेंगे तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएं उतने सफल नहीं हो सकते। जी। भारत में जैसे कि पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र है, वो अंग्रेजी की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा प्रकाशित होते हैं हिंदी में, तो रोजगार के अवसर तो हैं ही। मीडिया इतने जोरों से, फिल्म भी तो उसी का हिस्सा है, विज्ञापन की भाषा, डबिंग है जी, अब तो सीधा कॉपी राइटिंग है, सारी चीजें हैं। अगला क्या सुना रही हैं? अगला है, क्योंकि मैंने अनुवाद भी किया हुआ है, मतलब स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, आप तो हमारे आदरणीय प्रोफेसर टंडन जी की छात्रा रही हैं। जी। अच्छा। तो उन्हीं के भारतीय अनुवाद परिषद से मैंने अनुवाद का कोर्स किया है। अच्छा। 1 साल का डिप्लोमा। जी जी जी। तो उससे प्रभावित होकर मैंने एक कविता लिखी थी, बहुत जटिल है काव्यानुवाद, क्योंकि हम कविताओं की और निबंधों के अनुवाद करते थे, तो मेरा अनुभव है इसमें। जी जी जी। कविता का शीर्षक है बहुत जटिल है काव्यानुवाद। हाँ। साधना कर दानव ने भी प्रभु को जब था पा लिया, तो सबने कुछ पाने हेतु साधना का मार्ग अपना लिया। तब करने की जटिल साधना मैंने भी की मन मानी, एक काव्यात्मक कृति का अनुवाद करने की थी ठानी। स्रोत भाषा की भूमि से मैं लक्ष्य भाषा की ओर बढ़ी, हुई अचंभित देख यह कि आगे थी कठिनाई खड़ी। कठिनाई की उस सेना का अब क्या वर्णन मैं करूं, फिर भी करती हूँ प्रयत्न कुछ का विवरण में दे सकूं। काव्य कृति के प्रथम चरण में क्या कहूं कि मैंने क्या पाया, कुशल कवि की रचनात्मकता ने किस प्रकार मुझे था भरमाया। विविधताओं से मंडित शैली, सूक्ष्म स्थूल सुदीर्घ संश्लिष्ट, मेरे मुख से निकला अनायास, हाय ये शैली कितनी क्लिष्ट। मैंने बुद्धि के ज्ञान से शैली का कर आकलन, दुविधा का विनाश किया तथा तय किया एक चरण। आगे चलकर मुझे कवि का अस्तित्व था ललकार रहा, एक विषैले सर्प की भांति मुझ पर था फुफकार रहा। मैंने कोई पथ न पाया, किया उससे तादात्म्य स्थापित, कर लिया इस प्रकार मैंने मार्ग अपना पुनः सुगठित। अनुवाद रूपी पर्वत से होने लगा था अकस्मात, एकार्थी, द्विअर्थी तथा बहुअर्थी शब्द चट्टानों का निपात। वाह।
सटीक शब्द चयन के ज्ञान से मैंने कर लिया समाधान, किंतु हल न हुई समस्या, निरंतर पढ़ता रहा व्यवधान। कुछ आगे चलकर पाया मैंने शब्द व अर्थालंकारों का चक्रव्यूह। असंभव तो न था, किंतु भेद पाना था अत्यंत दुरूह। श्लेष यमक अनुप्रास ने झकझोर दिया मस्तिष्क पटल। विकंपित हृदय में प्रश्न उठा, क्या हो ना पाऊंगी सफल? किंतु फिर धैर्य धारण कर अग्र चरण पर धरा चरण। अलंकारों से प्रयाण कर ले ली प्रतीकों की शरण। प्रतीकों के बाणों ने तक मेरी बुद्धि को भेद दिया। हाय शरण क्यों आई, इसकी यह सोच हृदय में खेद हुआ। ज्यों ही खोज पाई थी मैं प्रतीक रूपी समस्या का हल, भिन्न भिन्न व रंग बिरंगे बिंबों का पाया कोलाहल। काव्य के इस अनुवाद में उत्पन्न हुई समस्याएं अनंत, आगे तुकांतता की स्रोतस्विनी अवरुद्ध किए हुए थी पंथ। ज्यों ज्यों कठिन संघर्ष से मैंने धारा को पार किया, त्यों त्यों अनुभव हुआ कि जैसे मैंने कविता का अब उद्धार किया। वाह। किंतु इन सब के उपरांत जब काव्यानुवाद पूर्ण हुआ, जान पड़ी वह नवीन कृति कोई, यह देख हृदय विदीर्ण हुआ। मेरे विविध प्रयत्नों से निर्मित हुआ था जो अनुवाद, उसे देख हृदय ने घोष किया, हाय बहुत जटिल है काव्यानुवाद। वाह, इसे सिलेबस में रख लेना चाहिए प्रोफेसर टंडन जी को। अगली कविता सुनो। जी हाँ। इस मतलब मुझे भी लेना, सर को भी लेना। राष्ट्र के नाम संदेश। जी। ये भी व्यंग्यात्मक कविता है। हाँ, ये कब की है? 2002 की। अच्छा जी। एक हैदराबाद कौन से साल में आई आप? 2014 में। 14 में, अभी तो बहुत समय है बीच में, 12 साल है जी। अच्छा। एक दिन नेताजी कर रहे थे गहन चिंतन, भारतीय भाषाओं के संबंध में कर रहे थे गंभीर मनन। पर भाषा के सम्मुख भारतीय कर बैठे स्वभाषा का निरादर। हाँ, किसी ने कहा है सच ही कि घर की मुर्गी दाल बराबर। किंतु मैं कदापि शांत न बैठूंगा, मानकर अंग्रेजी भाषा से हार। अपने बलबूते पर कर लूंगा हिंदी का मैं प्रचार प्रसार। सोच बुलाई सभा उसी दिन, पहुंच गए झट सब नेतागण। सामने एक उच्च स्थान पर नेताजी ने किया आसन ग्रहण। बड़े प्यार से डियर इंडियंस कह नेताजी मुस्काए, यू आर नॉट यूजिंग हिंदी, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाई, लिसन केयरफुली टू मी। कहते ही नेताजी गुर्राए। देख भयावह रूप वह उनका, सब नेतागण थे घबराए। कहा नेताजी ने, फ्रॉम टुडे एनीवन हु विल यूज इंग्लिश विदाउट एनी एक्सक्यूज, he or she will be dismissed. My speech should be telecasted on the television, then all Indians will use Hindi without any confusion. Dear Indians, you don't know that Hindi is a boon. The speech I gave today should translate it soon. वाह। जी, ये तो भाषा और अनुवाद की बातें हो गई। अब कविता पर कविता है। हाँ जी। जिसका शीर्षक है कविता। हाँ। और ये भी 2002 की कविता है। जी जी जी। कविता हम कहाँ कहाँ हमें कविता नजर आती है, उस पर आधारित है। कविता पर कविता लिखना जो है वो सभी कवियों का शौक होता है। जी। हाँ जी जी। लिखना। मैंने देखा है उसे सूर्य की किरणों पर नन्हे नन्हे पग धर उछलते कूदते हुए। मैंने देखा है उसे वायु के झोंके पर नन्हे पंख फैलाकर उड़ते हुए। मैंने देखा है उसे चंद्रमा के घरौंदे में शीतल चांदनी से नहाते हुए। मैंने देखा है उसे सागर की ठंडी रेत में, खलिहानों में, खेत में खेलते कूदते हुए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने देखा है उसे दिन में, रात में, धूप में, बरसात में हंसते रोते हुए। मैंने देखा है उसे गर्मी में, जाड़ों में, मैदानों में, पहाड़ों में चढ़ते उतरते हुए। मैंने देखा है उसे करुणाकलित नेत्रों से छल छलाकर गालों पर बहते हुए। मैंने देखा है उसे प्राणों का बलिदान कर देश रक्षा हेतु मरकर जीवित होते हुए। मैंने देखा है उसे पक्षियों के पंखों में, प्रकृति के रंगों में चमकते हुए। मैंने देखा है उसे चलकर दबे पांव से
मेरे हृदय के द्वार से भीतर आते हुए। बहुत सुंदर शब्द प्रयोग हैं। मैंने देखा है उसे मेरी कलम पर नाचकर धीरे धीरे कागज पर अंकित होते हुए। मैंने देखा है उसे, मैंने देखा है उसे। बहुत। एक कविता मैंने लयबद्ध लिखी है तो उसे मैं गाकर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। मोनोटोनी भी तो टूटनी जरूरी होती है जी। हाँ। कविता का शीर्षक है भारत माँ का क्रंदन। आहा। तो तब भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी 2002 में, आज तो बहुत हद तक सुधर चुकी है। 2002 में स्थिति थोड़ी अलग थी, तो उस हिसाब से मैंने कविता लिखी थी। जी, स्वागत। अंधकार के इस काल में तृष्णा यहाँ, तुष्टि कहाँ। अज्ञान की अब वृष्टि है, पर ज्ञान की सृष्टि कहाँ। निर्दयता की चेष्टा तो है, पर दया की दृष्टि कहाँ। व्यष्टि की इस भावना में सुख समष्टि का कहाँ। स्वार्थ के अंधकार में परमार्थ की ज्योति कहाँ। असत्य के इस अतल जल में सत्य का मोती कहाँ। अन्याय की इस भूमि पर अब न्याय है, बोलो कहाँ। आज कर्म सारे घोर निद्रा में मगन भारत यहाँ। इस हेतु भारत दुर्दशा निर्मित किया भातेंदु ने। परशुराम की प्रतीक्षा भी दिनकर द्वारा थी की गई। समय वह कब आएगा जब पूर्ण होंगे स्वप्न ये। भारत प्रकाशित होगा किस दिन इस समूचे विश्व में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अज्ञान की कब पराजय और ज्ञान की जय होएगी। अंधकार की यह घोर सत्ता क्या पता कब खोएगी। भारत भूमि इस पाप का यह भार कब तक ढोएगी। अश्रु ये भारत माता कब तक रक्त के यूं रोएगी। आए कोई पूछे इन्हें माँ को हमारी शांति दे। वीर योद्धा पुनः भारत को नई एक क्रांति दे। कर कर्म कोई ना हमें अब व्यर्थ की कोई भ्रांति दे। अपने भले कर्मों के द्वारा माँ की अब क्लांति हरे। अपने भले कर्मों के द्वारा माँ की अब इस अंतिम छंद को फिर से पढ़ दीजिए। आए कोई पूछे इन्हें माँ को हमारी शांति। बहुत सुंदर प्रयोग। कोई वीर योद्धा पुनः भारत को नई एक क्रांति दे। करे कर्म कोई ना हमें अब व्यर्थ की कोई भ्रांति दे। अपने भले कर्मों के द्वारा माँ की अब क्लांति हरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने भले कर्मों के द्वारा माँ की अब क्लांति हरे। उस समय आप कर क्या रही थी जब ये कविता लिखी थी? उस समय मैं थी स्नातकोत्तर कर रही थी। अच्छा अच्छा। MA फर्स्ट ईयर में थी। कहाँ? दिल्ली विश्वविद्यालय, जीसस एंड मैरी कॉलेज। वहीं उसी कॉलेज में थी। अच्छा अच्छा। उस समय के अपने कुछ अध्यापकों को याद करना चाहेंगी? जी, मैं अपने जिन्होंने आपको प्रेरित किया हो। जी, बहुत सारे अध्यापक हैं जिनसे मुझे प्रेरणा मिली है, स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही समय के। डॉक्टर नीलम ऋषि मैम, शारदा भटनागर मैम, कमलेश महाजन मैम, और स्नातकोत्तर में डॉक्टर पूरन चंद टंडन,
डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी सर, हाँ हाँ डॉक्टर नित्यानंद तिवारी सर। हाँ, आपको इन सब विभूतियों की शिष्या होने का गौरव मिला है। जी हाँ जी। उनकी मैं बहुत कक्षाओं में भाग्यशाली बैठने का हूँ। जी, अवसर मिला है। जी। आप बहुत भाग्यशाली हैं। जी, मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ। जी। अब क्या पढ़ूं? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है आप कहानियाँ भी लिखती रही हैं। जी, कहानियाँ किस काल में आपने लिखी? मुझे लगता है मैंने अंतिम कहानी आज से 13 वर्ष पूर्व लिखी। और पहली? पहली कहानी तो शायद मैं जब 8वीं कक्षा में थी तब लिखी। हाँ जी। अच्छा। अच्छा, कविता कहानी के छपने का क्या रहा आपका? मेरी कविताएं बहुत समाचार पत्रों में छपी हैं। हाँ दैनिक अमृत धारा में छपी हैं। हाँ। और मेरे लेख और हाँ। कहानियां राष्ट्रीय समाचार पत्र जनसत्ता में छपते रहे हैं। हाँ हाँ जी, इसके अतिरिक्त विविध पत्र पत्रिकाओं में, सहृदय पत्रिका में भी मेरी कविताएं छपती हाँ हैं। हाँ हाँ जी। सायरन की आवाज कविता सुनी? हाँ बिल्कुल अवश्य। तो मैं यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी और आग अग्निशमन सेवा की जो गाड़ी होती है, हाँ उसके सायरन की आवाज से जो हृदय में टीस उठी थी, उस समय मैंने एक कविता लिखी थी। सायरन की आवाज। कितनी भयानक है अग्निशमन सेवा की गाड़ी के सायरन की आवाज। कितना दर्द है इसमें, कितनी चीखें, कितनी आहें और व्याकुलता। व्याकुलता जो ट्रैफिक से खचाखच भरी सड़कों में भी साफ दिखाई देती है। जब वह चिल्ला चिल्ला कर कहती है, हट जाओ, सब हट जाओ, रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो, क्योंकि बहुत सी जिंदगियों को मेरी जरूरत है। बहुत से टूटे बिखरे सपने मुझे पुकार रहे हैं, सहेजना है मुझे उनको जल्दी से जल्दी। हट जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, कहीं उन सपनों की मौत ना हो जाए। उन्हें जिलाना मेरे बस में नहीं। देखो, अंधाधुंध आती जाती मार्ग रोकती गाड़ियों, मुझ पर न सही कम से कम, उन पर तो तरस खाओ जो रो रहे हैं, कराह रहे हैं और चीख चीख कर मुझे बुला रहे हैं। मर्म को भेद देने वाली, कानों को फोड़ देने वाली है इस गाड़ी के सायरन की आवाज। सच बहुत भयानक है अग्निशमन सेवा की गाड़ी के सायरन की आवाज। सूर्य देवता पर कविता सुनो। जी। 2005 की कविता है। हाँ, मतलब एमए कर चुकी हैं आप उस समय? मैं कर चुकी हूँ और मैं एमफिल कर रही हूँ। अच्छा, एमफिल का क्या विषय रहा आपका? रघुवीर सहाय के काव्य में व्यक्ति अस्मिता। अच्छा अच्छा। आपके गाइड कौन थे? डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। हरिमोहन जी। जी, अच्छा, मेरे जी, एमफिल जी। के और पीएचडी के दोनों। पीएचडी का क्या विषय था आपका? साठोत्तरी हिंदी कविता में आधुनिक तथा उत्तराधुनिक दृष्टियों का अरे द्वंद्व। वाह। हाँ, प्रकाशित हैं ये दोनों पुस्तकें? दोनों प्रकाशित नहीं, हैं। अभी तक प्रकाशित नहीं है। जी। होनी चाहिए। तो दोनों ही विषय इस तरह के हैं जी जिनसे बहुत शोधार्थियों को मार्गदर्शन आगे मिल सकता है। जी, हाँ, तो आपको शुभकामनाएं इस विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। तो कविता, सूर्य देवता क्या? जी, कविता का शीर्षक है सूर्य देवता। हाँ। हे सूर्यदेव, तुम्हें किसने बनाया? तुमने जन्म लिया है स्वयं ही या निर्मित किए गए हो प्रकृति द्वारा? तुम सबसे अलग, सबसे अनूठे, कभी तो आकाश की छाती फाड़कर धरती को तपा देते हो और कभी बादलों को भी नहीं भेद पाते। तुम कितने रहस्यमय हो, कभी बिंबा फल से लाल तो कभी स्वर्ण से सुनहरे हो जाते हो। कभी मैं आपको टोकूंगा। जी। हिंदी के अलावा क्या क्या विषय रहे आपके स्नातक में? स्नातक में दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी और हिंदी। अच्छा, जी। ये बिंबा फल जो आ गया ना, ये तो संस्कृत का है। जी आपके यहाँ चला आया इसलिए मैंने पूछा। जी। हाँ, ठीक, फिर से पढ़ें। जी। तुम कितने रहस्यमय हो, कभी बिंबा फल से लाल तो कभी स्वर्ण से सुनहरे हो जाते हो। कभी चांदी की तरह जगमगाते हो तो कभी थककर पीले पड़ जाते हो। इतनी प्रचंड अग्नि तुम्हारे तेज की है या कि क्रोध की? तुम केवल दिखाई देते हो
या देखते भी हो? तुम कितने प्रश्न जाल बुनते हो? क्या तुम ही ईश्वर का साक्षात रूप हो? लोग कहते हैं कि कुल 7 आश्चर्य हैं इस सृष्टि में, किंतु हे सूर्यदेव, मेरी दृष्टि में तो इस सृष्टि में केवल एक आश्चर्य है, और वह हो तुम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद सर। अति सुंदर। कविताएं तो बहुत हैं। हाँ, तो आप पढ़िए ना, ताकि 2026 तक की यात्रा आ जाए। अभी तो आप 2005 तक पहुंची हैं। जी, तो ये कविता है 21 दिसंबर 2005 की, जब मेरी इनसे सगाई हो गई थी। और मैं फोन पर इनसे बात करते समय कह रही थी कि मैं एक बहुत ही आम लड़की हूँ। अच्छा, साधारण कहना चाह रही थी। हाँ हाँ हाँ। तो इन्होंने कहा कि तुम तो इतनी छोटी सी हो कि आम कैसे हो सकती हो, तुम अंगूर लड़की हो। हाँ, महेश जी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी। तब मैंने ये कविता लिखी थी, इनका फोन रखने के बाद। हाँ, हाँ, नहीं तो जो है, आप दिल्ली से और यहाँ विशाखापट्टनम इन्हें ढूंढने कैसे पहुंच गई? तो मेरी या ये ढूंढते हुए आए आपको? मेरे पिताजी के 42 साल की नौकरी में हाँ दिल्ली से सिर्फ एक बार उनका ट्रांसफर आया था, 4 सालों के लिए विशाखापट्टनम। वो दामाद के लिए आया था। जी, बिल्कुल इसीलिए आया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी वहीं जी इनका जन्म हुआ है, वहीं पले बड़े हैं, हाँ वहीं पूरा परिवार है इनका। जी। तो जब इनका मेरे पिताजी का ट्रांसफर आया, तो इनके पिताजी से उनकी मुलाकात सबसे पहले हुई। हाँ हाँ हाँ। और ऑडिटर बिरादरी, जी, ये भी खानदानी ऑडिटर है मतलब? हाँ? ससुर जी भी ऑडिटर? नहीं, वो सरकारी नौकरी में, अच्छा, वो ऑडिटर नहीं थे। अच्छा अच्छा। तो उन दोनों की जान पहचान हुई, हाँ फिर हाँ। दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत। हाँ, चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद आप दोनों को। बहुत धन्यवाद सर। जी। हाँ बेटा, पढ़ें। तो कविता का शीर्षक है, मैं आम नहीं अंगूर लड़की हूँ। हाँ, तुमने कहा था ना उस दिन कि मैं आम नहीं अंगूर लड़की हूँ। सच ही तो कहा था, मैं आम नहीं। आम तो फलों का राजा है, सबसे बड़ा, फलों में सबसे महान, जिसकी अपनी अलग पहचान। मैं आम नहीं अंगूर लड़की हूँ। अंगूर जो रहता है हमेशा गुच्छे में, जिसका अकेले कोई मूल्य नहीं, जो गुच्छों में ही बेचा। अच्छा, वैसे जो कहते हैं साहब शराब, अंगूर की शराब तो हमने सुनी है, आम की भी शराब होती है क्या कोई? जी नहीं सर, आम की कोई शराब नहीं पाई जाती, कोई वाइन नहीं होती? फिर तो अंगूर ही ठीक है। जी, हाँ बेटा, शुरू से पढ़िए। तुमने Disturb. कहा था ना उस दिन हाँ। कि मैं आम नहीं अंगूर लड़की हूँ। सच ही तो कहा था, मैं आम नहीं। आम तो फलों का राजा है, सबसे बड़ा, फलों में सबसे महान, जिसकी अपनी अलग है पहचान। मैं आम नहीं अंगूर लड़की हूँ। अंगूर जो रहता है हमेशा गुच्छे में, जिसका अकेले कोई मूल्य नहीं, जो गुच्छों में ही बेचा व खरीदा जाता है। एक दाना यदि गिर जाए तो उसे उठाया नहीं जाता, कुचल दिया जाता है पैरों तले उसकी इच्छा के विरुद्ध। वह नन्हा प्यारा मासूम अंगूर जो बहुत स्वादिष्ट होता है, चला जाता है सीधा सबके मुंह में, बिना कोई कष्ट दिए, बिना मेहनत कराए, सबको भाता, लेकिन फिर भी पिसता सा जाता अंगूर। पर अब मुझे मिल गया है एक आम लड़का। आम यानी साधारण नहीं, और न ही फलों का राजा। आम यानी राजा सभी राजकुमारों का। बहुत के सुंदर। होने से मैं महसूस करती हूँ, अंगूर लड़की होते हुए भी आम से कहीं ऊंचा स्वयं को, इतना ऊंचा कि आकाश की ऊंचाई भी मुझसे कहीं ज्यादा कम है। बहुत खूब, बहुत खूब। हाजर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, दलित द्राक्षा की बात करते हैं। अच्छा। दलित रसाल की बात नहीं करते। नहीं करते। हाँ? जी। दलित द्राक्षा। हाँ? जी। जी। रेखा अग्रवाल जी, डॉक्टर मीरा त्रिपाठी पांडे जी, सुनीता बानिक जी, हाँ? आप सबका स्वागत। जी। आप लोग सुन रहे हैं डॉक्टर रक्षा मेहता को हमारे आवास पर आज संयोगवश। अगली कविता। ये कविता मैंने अपने पुत्र के लिए लिखी है, जब वो 1 वर्ष का भी नहीं था। बेटे का नाम क्या है? कर्मण्य। अरे वाह,
दुर्लभ नाम है। जी। हम्म कविता का शीर्षक है नन्हे से तुम। हम्म तुमसे है अभी कितने वर्ष का है? अभी वो 15 वर्ष का है, कक्षा 10 में है। जी। तुमसे है प्रेम उस सर्वप्रथम क्षण से जब किया था अनुभव तुम्हारी श्वास के ताप को अपने भीतर, जब तुम्हारे कोमल से चेहरे की कर ली थी कल्पना तुम्हें देखे बिना, जब तुम्हारी उंगलियों का स्पर्श ये कविता माँ ही लिख सकती हैं। जी हाँ, शुरू से पढ़िए। तुमसे है प्रेम उस सर्वप्रथम क्षण से जब किया था अनुभव तुम्हारी श्वास के ताप को अपने भीतर। अच्छा प्रयोग है। जब तुम्हारे कोमल से चेहरे की कर ली थी कल्पना तुम्हें देखे बिना, जब तुम्हारी उंगलियों का स्पर्श गुदगुदा देता था मन का हर कोना, जब तुम्हारे चले बिना ही गूंज उठती थी कानों में तुम्हारे छोटे छोटे कदमों की आहट, जब घोल देती थी मिश्री मेरे रक्त के कण-कण में तुम्हारी खिलखिलाती मुस्कुराहट। मेरे नन्हे से तुम, मुझे प्रेम है तुमसे तब से, अरूप होते हुए भी रूपवान रहे मेरी पलकों के कोनों में तुम जब से। बहुत सुंदर बेटा, आपने बहुत ही अच्छा लिखा है। ऐसी कविताएं कम मिलती हैं। बहुत धन्यवाद सर। ये थोड़ा सा जैसे हमारी समाज की सोच है कि जिनके पास बेटे होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। अच्छा। उस प्रकार की सोच के लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखी थी, जिसका शीर्षक है अच्छों के घर बेटे। यूं ही, और ये सत्य है, ऐसा घटित हुआ था हमारे साथ। यूं ही अपने पति और पुत्र के साथ बाजार में घूमते टहलते अचानक मिल गया एक व्यक्ति जो मेरे पति का मित्र था। ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा कहकर मेरे पति ने हम दोनों को उससे मिलवाया। उस मित्र ने कह दी एक ऐसी बात जिसने मेरे हृदय को हर्ष के साथ साथ विषाद से भी भर दिया। उन्होंने कहा, अच्छों के घर बेटे ही होते हैं। उन्होंने मेरे पति की प्रशंसा अवश्य की, पर मेरे हृदय में प्रश्नों की एक लड़ी सी बुन दी। कितने अच्छे होते होंगे वे लोग जिनके घर जन्मे ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन, हर्षद मेहता और कसाब जैसे महापुरुष। शाबाश बेटा। और मदर टेरेसा, कल्पना चावला, लता मंगेशकर और प्रतिभा पाटिल जैसी महिलाओं ने जिनके घर जन्म लिया होगा, क्या वे होंगे बहुत बुरे? इन सबसे भी ऊपर एक प्रश्न ने किया मेरे मन को छलनी, क्या इन सबके साथ साथ बुरे हैं मेरे माता पिता भी? बहुत अच्छे। हाँ जी, तो बस महेश जी के लिए एक ही कविता लिख के बताए गए? नहीं, एक अलग डायरी। अच्छा, उस जमाने में चिट्ठियां भी लिखी जाती थी। कल ही हम बात कर रहे थे कि भाई एक जमाना था कि लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी जाती थी। मेरे पास है इनकी चिट्ठियां। और मेरे पास एक अलग डायरी है जिसमें मैंने सारी कविताएं सिर्फ इनके लिए लिखी। अरे वाह, अगली बार उसी पूरी डायरी को सुनेंगे। जी हाँ लेके आइए। जी, एक कविता है। आजकल ज्यादातर लोग जो हैं वो मोबाइल से कविताएं सुनाते हैं जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस काफी विशाल डायरी से रचनाएं सुना रही हैं। जी, मुझे लिखकर मतलब लिखने का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं आपके हस्तलेख का भी गवाह हूँ। हाँ तो एक बार 2 साल के लिए इनका ट्रांसफर हुआ था अंडमान द्वीप समूह में। हाँ। तो मैं वहाँ 2 साल भी रही हूँ। अच्छा, तो अंडमान में कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। अब तो कुछ नाम बदल दिया ना उसका? जी, क्या हो गया? वीर सावरकर। हाँ, वीर सावरकर। विजयपुरम। हाँ, वो तो उसका जेल का नाम बदला है। वो जेल का नाम बदला है। वीर सावरकर हुआ है। श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम जी। ये नाम बदलने का बड़ा है। चलिए, तो सरकार की तो अपनी बात है, लेकिन हमारे समाज में तो लड़कियों के नाम बदल जाते हैं जी। सरनेम तो। अच्छा, आपका सरनेम पहले भी यही था? मेरा मेहता से मेहता ही है। अच्छा, इन्होंने नहीं कहा कि बदलो? बिल्कुल नहीं कहा इन्होंने। अच्छा। इन्होंने कहा कि ये मेहता नाम पर तुम्हें डॉक्टरेट मिली है, तुम डॉक्टर ही रहो। अच्छा, और महेश जी आप क्या लिखते हैं? रावत। हाँ, आपने बताया था, रावत जी।
तो नहीं, यहाँ तो सरनेम क्या, नाम बदल जाते नाम हैं। बदलते और जिस दिल्ली और पंजाब के आसपास से आप आते हैं वहां तो पूरा नाम बदल देते हैं शादी के बाद। जी हाँ, तो लड़की जब पीहर आती है तो एक नाम से पुकारी जाती है, जी। ससुराल में रहती है दूसरे से, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, दूसरे को वो नाम याद ही नहीं रहता। हाँ? खैर, रचना सुनाए आप। तो अंडमान के सौंदर्य को हाँ, देखते हुए मैंने इस हाँ। कविता की रचना की थी। हाँ, अंडमान निकोबार में हमारी एक मित्र हैं, विद्यार्थी भी हैं, सहकर्मी भी हैं हमारी। जी शायद ऑनलाइन आपने उनको देखा सुना भी हो। जी डॉक्टर एन लक्ष्मी प्रिया, वो बल्कि अभी वापस पोर्ट ब्लेयर आई हैं। अदरवाइज बहुत अंदर इंटीरियर में ऐसी जगह थी कि जहां जाने के लिए वो बस को स्टीमर में चढ़ा करके और फिर ले जाकर उस तरह से जाना पड़ता था। जी हाँ तो जी। कविता का शीर्षक है अंडमान। जब नाम आई गया उस लड़की का तो मैं आपको बता दूं। हाँ, हाँ यही दिया था। ये अरे ठीक है जी। शायद इतनी दूर से आवाज ठीक नहीं आएगी ना। नहीं नहीं, आवाज पास में आ जाएगी। बढ़ दीजिए। It's a success you truly deserved. It's an achievement you have truly earned. I congratulate you on your success and wish you all the best for your future. From Priya, Andaman. 4/7/2022। मेरी 65वीं वर्षगांठ पर जी नकली नकली असली जनवरी में आती है। असली तो अब आने वाली हूँ, मैं इनको बोल रही थी रास्ते में सर का बर्थडे आने वाला है। ये वही है जो मेरे अभिनंदन ग्रंथ के ऊपर चित्र है, वही चित्र है। सुंदर है ना, बहुत अच्छा सर जी। पढ़ू कविता अंडमान। हाँ, ये विशाल नील उदधि में तरते छोटे छोटे ये भूखंड, निसृत करते अपने भीतर से सौंदर्य ज्योति अनंत अखंड। हरितिमा से आच्छादित धरती कोमल है माँ के आंचल सी, अनगिन तरु शिखाएं भू को घेरे रहती हैं बादल सी। जलधि तट पर आलोड़ित होती चंचल लहरों की क्रीड़ाएं, पल में हर लेती हैं हृदय की सारी व्यथा व पीड़ाएं। नित प्रति कलरव करते पक्षी कर देते हैं आनंद विभोर, नव उमंग उल्लास व उत्साह फैलाते हैं पल में चहुओर। यहाँ प्रति जनमन के भीतर है अपनत्व और आत्मीयता, यहाँ आज भी जीवित है त्याग, संवेदना और मानवता। इस धरती का पत्ता पत्ता हर एक बूटा पावन है, भारतीयता की सुगंध से सुवासित इस धरती का कण कण है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो विवाह किस वर्ष में हुआ आपका? 2006 में। 6 में। और हैदराबाद कब आई? 2014 में। 14 में। जी। अच्छा अच्छा। तो अभी तो दूर है। हाँ? इसमें हैदराबाद आने की कोई कविता है उसके बाद या नहीं है, मैं ये सोच रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि मैंने देखा है आपका YouTube पर जी एक चैनल है जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसकी संकल्पना आपके मन में कैसे आई, आपको क्यों उसकी जरूरत महसूस हुई जी और उस पर आपको किस प्रकार का प्रतिसाद अपने दर्शकों या प्रयोक्ताओं से प्राप्त हुआ है? जी। कब से है ये आपका चैनल, क्या करती हैं आप इस पर? ये चैनल मेरा 2019 से है और चैनल का नाम है हिंदी भाषा ज्ञान डॉक्टर रक्षा मेहता। तो जब मैं हैदराबाद में आर्मी पब्लिक स्कूल गोलकोंडा में मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने पाया कि बच्चे चाहे उनकी मातृभाषा हिंदी हो या कोई और दक्षिण भारत की भाषा हो, वे हिंदी में बहुत कमजोर होते हैं, खासकर कि उनका शब्द भंडार और उनकी वर्तनी। तो अपने चैनल के माध्यम से मैं सामान्य हिंदी सिखाती हूँ, जिससे मैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों पर बात करती हूँ, उच्चारण पर बात करती हूँ, ताकि बच्चों का उच्चारण स्पष्ट हो, वर्तनी स्पष्ट हो और सटीक शब्द लिखना सीखें।
उसके साथ ही मैं कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम के पाठ भी उसमें सिखाती हूँ जी। और उसमें इस वक्त 16,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उससे कुछ आय भी होती है? थोड़ी थोड़ी। वो कैसे होती है, क्या तरीका है उसका, हम भी सीख लें? उसके बाद जब हम 1000 यानी जब 5,000 1,000 हो जाते हैं 1,000 सब्सक्राइबर्स और हाँ। 4,000 घंटे से ज्यादा देख अच्छा। चुके होते हैं लोग, हाँ। तब उस पर आय आनी शुरू होती है। अच्छा जी। अच्छा, अच्छा। ठीक, जी चलिए उसे और बढ़ाइए आप जी। उसका दायरा और बढ़ाइए जी। तो जब उसमें बच्चों की टिप्पणियां आती हैं, हाँ। कभी कभी बच्चे लिखते हैं मैंने कहा ना कि प्रतिसाद जो आपको प्राप्त होता जी। है, ये तो ठीक है कि कुछ मोनेटाइजेशन है वो अपनी जगह है, हाँ। लेकिन जो उसके देखने वाले हैं बच्चे या दूसरे लोग भी जी। जो देखें, वो जो प्रतिसाद मिलता है उससे एक अपने आप को जो प्रसन्नता मिलती है जी। या एक प्रेरणा मिलती है जी। वो थोड़ा कहिए। जी। तो कभी कभी माता पिताओं की टिप्पणी आती है हाँ। कि आपके चैनल के माध्यम से हम ये सीखे हैं कि बच्चों को शुरू से हिंदी कैसे सिखानी चाहिए। एक तो ये आती है टिप्पणी, आपने हिंदी सिखाना सरल कर दिया है। या बच्चों की टिप्पणी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो लिखते हैं कि मैम आप जिस विद्यालय में पढ़ाती हैं, आपके विद्यार्थी कितने खुशनसीब हैं कि वो आपसे पढ़ते हैं। जो भी जिनको मैं जानती नहीं हूँ, जो मेरे जानकार नहीं है, ऐसी टिप्पणियां करते जो हैं। हमारे विद्यार्थी सीधे सीधे नहीं है। हाँ, नहीं जी, है, जी। तो बहुत आत्मतृप्ति मिलती है हम्म। और कुछ और अच्छा नहीं, आप करने बड़ा के लिए। काम कर रही हैं और इसे आप जारी रखिए। जी जी सर। तो ये कविता है 2021 की, जब मुझे हैदराबाद आए हुए 7 साल हो चुके हैं। इतनी लंबी छलांग लगा दी आपने, चलिए ठीक है। हाँ। कविता का शीर्षक है हिंदी ही तो है। हाँ, हिंदी ही तो है। बिल्कुल, क्योंकि माता पिता जब अब फरवरी में बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, अब माता पिता के फोन आने लगे हैं कि मैम ऐसा क्या करें, ये हिंदी में कमजोर है। अब जो बच्चा जब 3 साल का था तब से पढ़ रहा है, 10वीं में आ चुका है, आज तक वो नहीं सीख पाया। अब क्योंकि बोर्ड परीक्षा में और उनको मार्कशीट में अच्छे मार्क्स चाहिए, अब उनको चाहिए कि 2 महीने में हमारा बच्चा अच्छी हिंदी, मैम कुछ जादू की छड़ी घुमा दे और ये अच्छी हिंदी सीख जाए। तो मैं माता पिता से सामने से पूछती हूँ कि आप ये बताइए हर रोज आपका बच्चा कितनी देर हिंदी पढ़ता है। तो आधे घंटे भी बच्चे हिंदी को नहीं देते और एकदम से उनको चाहिए कि बहुत अच्छे अंक आ जाए, क्योंकि पूरा साल उनके माता पिता कहते हैं विज्ञान पढ़ो, गणित पढ़ो, ये हो जाएगा, हिंदी तो है। इसलिए मैंने ये कविता लिखी। नहीं आसान हिंदी पढ़ाना, सटीक हिंदी सीखना सिखाना। क्यों? अजी चुनौतीपूर्ण विषय है यह, बच्चे समझते क्या मुश्किल है, हिंदी में ही तो करते हैं बातचीत, हंसी मजाक और ठिठोली, बड़ी आसान है यह तो, आखिर मुख पर चढ़ी है यह खड़ी बोली। हिंदी पुस्तकों से दुश्मनी बड़ी पुरानी, जब खोलते हैं तो याद आ जाती है नानी। माता पिता कहते अरे हिंदी को क्या है पढ़ना, पढ़ो गणित और विज्ञान, तुम्हें तो है डॉक्टर इंजीनियर बनना। अध्यापक चुक जाते समझाते समझाते, बच्चों रोज पढ़ो हिंदी, रोज पढ़ो हिंदी, विषय नहीं एक दिन का, सफलता का घोंसला बनाना है यदि, जोड़कर प्रयासों का तिनका तिनका। परीक्षा के दौरान विद्यार्थी खाते वर्तनी से मात, जब अंक नहीं मिलते तब बिगड़ जाती है बात। विद्यालय पूछता हिंदी में कम अंक कैसे आए, माता पिता पूछते सही हिंदी कैसे सिखाई जाए। अरे कोई इन सबको कैसे समझाए, बिना परिश्रम किए भला कोई मीठा फल कहाँ से पाए। बहुत सुंदर मोटिवेशन करता है आपकी। धन्यवाद सर। हाँ, ये आखिरी पन्ना भी पढ़ लीजिए, क्या है ये नववर्ष पर लिखी थी। हाँ, कब? 2023 पर। ठीक है, तो इसके साथ हम आपका काव्य पाठ आज के लिए यहाँ अल्प विराम करेंगे जी, क्योंकि इसके बाद आपको वो वाली डायरी वो जी ठीक है। तो 2026 आने भी वाला है। हाँ बिल्कुल। तो उसके स्वागत में कविता पढ़ देती हूँ। यह नववर्ष सभी के लिए खास हो, समझ सके हर कोई सभी के दुख दर्द को, सहानुभूति और अपनेपन से भरे सभी के हृदय, दिल में एक दूसरे के लिए एहसास हो, यह नववर्ष सभी के लिए खास हो। पुराने वर्षों की शत्रुता मिटा आगे बढ़े सब, सफलता न डराए प्रयास करे सब, संघर्षों से असफलता न डराए
प्रयास करें सब, संघर्षों से मन विचलित न हो, उन्नति का सबके मन में विश्वास हो, यह नव वर्ष सभी के लिए खास हो। वाह वाह। परिवार, समाज, राष्ट्र व खुद के लिए मरते दम तक वफादार रहे हम, मन, वचन व कर्म से पवित्र बने, नेकी और सच्चाई से भरी हुई हर श्वास हो, यह नव वर्ष सभी के लिए खास हो। कष्टों को झेलने की क्षमता बढ़े, दूसरों की खुशियों का हम कारण बने, कितना भी कठिन जीवन का साज हो, मन में प्रतिक्षण केवल आनंद व उल्लास हो, यह नव वर्ष सभी के लिए खास हो। जीवन की यात्रा लंबी हो या छोटी, जितनी भी हो, सार्थक और सुखद हो, हृदय तल से यही है प्रार्थना, बुराइयों का नाश तथा अच्छाइयों का वास हो, यह नव वर्ष सभी के लिए खास हो। बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल जी। हैदराबाद आए इतने साल हो गए जी। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हैदराबाद। मतलब मैं शादी के बाद इनके साथ पटना, अंडमान, विशाखापट्टनम 3 जगह रही हूँ। फिर जब मैं हैदराबाद आई हूँ तो हैदराबाद एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर आकर मैं दिल्ली को मिस नहीं करती। अरे वाह। जी। तो मुझे यहाँ के लोग भी अच्छे लगते हैं, यहाँ की संस्कृति भी अच्छी लगती है और यहाँ विविध भाषा भाषी लोग हैं, बिल्कुल दिल्ली की तरह। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद अभी तो इस वर्ष मुझे सर भी मिल गए, आप मिल गए, तो अब बहुत ही अच्छा लगता है हैदराबाद। अब तो बिल्कुल मायके की कमी नहीं खलती है। खुश रहें, प्रसन्न रहें। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद सर।